अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हमीदुर रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जसरा स्टडी लैब। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किए और रिक्वेस्ट भी की कि आप काइंडली इंग्लिश एसे के ऊपर कोई लेक्चर रिकॉर्ड करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़े टाइम में आपके लिए एक बड़ा काम करूं और उसमें मेरी ये भी कोशिश होती है कि फजूल बातों की बजाय टू द पॉइंट बातें की जाएं और जिन बातों की ज़रूरत है आपको, एक न्यू लर्नर को, न्यू कमर्स को या एक ऐसा स्टूडेंट जो काफ़ी मेहनत करके बैठा लेकिन फिर भी वो इंग्लिश ऐसे की टेक्निक को नहीं समझ पा रहा, तो उसको थोड़ी सारी वीडियो में, छोटी सारी वीडियो में मैं समझा सकूं कि इंग्लिश ऐसे है क्या। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको अहम टॉपिक्स बताऊंगा कि किन टॉपिक्स के ऊपर एसेज बन सकते हैं और फिर आपको एक एसे का जो है ना वो एक ढांचा मैं शो करूंगा इस वीडियो में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे आपने लिखना कैसे है, ऐसे की टेक्निक क्या है। ठीक है, मेन अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो उस दो वीडियोस हैं। एक में हमने सिर्फ ये बताया था कि आपने इंग्लिश ऐसे लिखना कैसे है डिटेल्ड, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरा एक ऐसे लिखकर हमने आपको दिखाया था, वो उस ऐसे की वीडियो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता चलूं कि ये जो आप 5 आप देख रहे हैं ना, टॉप 5 एसेज, तो इसमें यह है कि आप अगर किसी एक थीम के ऊपर भी अच्छा सा वर्क कर लें, अच्छी सी आउटलाइन बना लें, तो वही एक थीम ही आपके लिए काफ़ी है और वो एक थीम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर देगा। ठीक है, वो चाहे जिस उस थीम में से जो भी टॉपिक सेलेक्ट करना चाहे वो करे, आप उसके ऊपर अच्छा ऐसे लिख लेंगे। क्योंकि जो एक थीम होता है ना, ये दो टर्म चलती हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है थीम, एक होता है ऐसे। थीम क्या है? थीम है क्लाइमेट, क्लाइमेट एक थीम है। ठीक है, थीम एक वाइडर टर्म है, एक बड़ी बड़ी इस्तेलाह है। इस क्लाइमेट के अंदर जो है ना वो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इस क्लाइमेट जो एक थीम है, इसके नीचे बहुत सारे टॉपिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कोई एक टॉपिक उठा के आपको ऐसे लिखने का कह सकता है। मिसाल के तौर पर, क्लाइमेट चेंज के काजेज क्या हैं, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी आपको अलग से ऐसे लिखना पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के क्या क्या वायबल सॉल्यूशंस हैं, इसके ऊपर भी आपको एक ऐसे लिखना पड़ सकता है। इन तीनों के ऊपर इकट्ठा भी वो आपको ऐसे दे सकता है। ये आपको ग्लोबली, यानी कि दुनिया के एतबार से भी कह सकता है कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या हैं, वायबल सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके काजेज क्या हैं, वो आपसे ग्लोबली भी पूछ सकता है। इंटरनेशनली, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी वो क्लाइमेट चेंज का इशू पूछ सकता है आपसे। और वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में भी आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हैं, पाकिस्तान में इसके क्या काजेज हैं। काजेज और इम्पैक्ट्स ग्लोबली और नेशनली आप कह सकते हैं वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अलग से वो आपको ऐसे दे सकता है। वो आपसे पर्टिकुलरली ये भी पूछ सकता है कि क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट किया, ये भी आपसे ऐसे पूछ सकता है। ये भी आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किस तरह पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी बिल्डिंग्स, आपके रोड्स, आपकी सड़कें, मोटरवेज, ये सारी चीज़ें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं, आपके घर वगैरह, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ क्लाइमेट चेंज हैज़ इम्पैक्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आप ऐसे लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे का वो जो भी टॉपिक उठाए, एक मेन टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर आपके पास इसके ऊपर आपकी स्टडी अच्छी है, आपने काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपने गूगल से इसका जो है ना वो काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। गूगल के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मसलन चैट जीपीटी एक अच्छी ऐप है, उससे आप अच्छी रहनुमाई ले सकते हैं। ऑलमोस्ट इन मोस्ट केसेस वो रिलायबल नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उससे हेल्प ले सकते हैं, उसको टैली करने के लिए, उससे मटेरियल कलेक्ट करने के लिए आपको वो अच्छा गाइड कर सकता है। गूगल आपको अच्छा गाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप फैक्ट्स कलेक्ट करें कि क्लाइमेट चेंज की काजेज कौन कौन सी हैं, डिफरेंट वेबसाइट से डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, उसमें से जो पॉइंट्स हैं काजेज के हवाले से उनको निकालते जाएं।
जो इम्पैक्ट्स के हवाले से हैं वो निकालते जाएं, जो इसके सॉल्यूशंस के हवाले से कोई पॉइंट आपको मिलता है वो निकालते जाएं। तो वो आपका एक 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 जो है ना वो एक रफ सा एक सटफ जो है, एक मटेरियल जो है वो आपके माइंड में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मौजूद होता है। तो फिर उस रफ मटेरियल को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है पेपर में। तो इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना होता है, ऐसे लिखते कैसे हैं, वो भी हम इस वीडियो में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे कि ऐसे लिखने की क्या क्या टेक्निक्स हैं। अच्छा, इसमें आप देखें क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर आपने सारा जो है ना वो कलेक्ट या डेटा कलेक्ट किया है, तो स्मोग जो है, स्मोग के ऊपर भी आप उस डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। आप फ्लड्स में भी उस डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी में कर सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी की मेन रीजन क्लाइमेट चेंज है, पूरी आप एक हेडिंग बना सकते हैं उसमें। एरेटिक वेदर पैटर्न्स के ऊपर कोई भी ऐसे आ जाए कि बारिशें बेमौसमी हो रही हैं, मौसम से हट के बारिशें हो रही हैं, इसके ऊपर आप ऐसे लिखें, तो उसमें आपको जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो आपका डाटा होगा वो आपको काम देगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं फैक्ट्स फिगर्स को। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट क्या है, एक थीम है। इसमें से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो आपसे ऐसे पूछ पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एक थीम है। ठीक है, अच्छा, टेक्नोलॉजी में भी अगर आप अच्छे तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आप सर्च कर लें ना अच्छे तरीके से, तो वो ये सारा एआई में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ई सिस्टम्स जो है मसलन रूल ऑफ लॉ में ई कोर्ट्स का एक कंसेप्ट है। ठीक है, ई स्कूल्स का, ई लाइब्रेरीज का। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें यानी कि ई सिस्टम्स क्या है, सारा ये मॉडर्न एक कंसेप्ट है कि सोसाइटी जो है वो सारी जो ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, तो इसको ई सिस्टम्स, इसकी ई सिस्टम्स मतलब एक जनरल टर्म मैंने लिखी है यहाँ पे। तो वो किसी भी हवाले से वो पूछ सकता है कि एजुकेशन में अगर ई सिस्टम्स लॉन्च किए जाएं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो यानी कि वो आपसे इधर उधर इसको फोल्ड करके मोल्ड करके आपसे वो कोई भी टॉपिक जो है ना वो ऐसे का पूछ सकता है। तो एआई का पूछ सकता है कि एआई के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, एआई ब्लेसिंग है या एआई जो है वो कर्स है, या दोनों, इसके इम्पैक्ट्स भी, इसके 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 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिखें, नेगेटिव इम्पैक्ट्स लिखें, प्रोज एंड कॉन्स जिसको आम ज़बान में बोलते हैं। तो दोनों ये आपको लिखने का कह सकता है। सोशल मीडिया के भी यही कह सकता है कि सोशल मीडिया के प्रोज भी लिखें, कॉन्स भी लिखें, या सिर्फ प्रोज और कॉन्स के ऊपर भी आ सकता है। और इसके सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको कंट्रोल करने के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मीनिंग देयर बाय डियर स्टूडेंट्स, वो आपसे किसी तरीके से भी वो ऐसे का टॉपिक बना सकता है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एक थीम है, इसमें अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके आगे फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, मसलन टूरिज्म जो है वो है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है, यानी कि वो आपसे कोई भी ऐसा टॉपिक पूछ सकता है, मसलन ग्लोबलाइजेशन के पाकिस्तान में इम्पैक्ट्स क्या हैं, पाकिस्तान में ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, और पाकिस्तान में ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं और उन ड्रॉबैक्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी दुनिया में भी आपसे पूछ सकता है कि इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स वो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी पॉजिटिव यानी कि इसकी मुस्बत असरात ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं, इसके मनफी असरात क्या हैं। मीनिंग देयर बाय वो आपसे कहीं भी वो आपको ऐसे लिखने का कह सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो यानी कि अगर इस इन थीम्स के ऊपर अगर आपकी रिसर्च हो, आपने काफ़ी सारे आर्टिकल, 2-2 3-3 दिन आपने एक-एक टॉपिक या एक-एक थीम के ऊपर रिसर्च की, उसके रिलेटेड आपने मटेरियल कलेक्ट किया, उसके काजेज़, उसके इम्पैक्ट्स, उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके वायबल सॉल्यूशंस, यही होते हैं मेन एरिनाज। ठीक है, यही होते हैं मेन सफेयर्स जिनके ऊपर वो घूमता है, जिनके ऊपर वो ऐसे का टॉपिक्स बनाता है। तो यानी कि आप किसी एक थीम के ऊपर भी अच्छी से रिसर्च कर लें, रिसर्च करने के बाद उसको रिफाइन हालत में अपना नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उनको रट लें, उनको याद कर लें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, कोटेशंस को, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मसलन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है, पाकिस्तान उसके बाद ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद इंटरनेशनली अगर आप चले जाएं तो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मेनी इंस्टीट्यूशन डियर स्टूडेंट्स। तो उन इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ फिलासफर्स की, मुख्तलिफ आथर्स की कोटेशंस वगैरह, उस टॉपिक के रिलेटेड आपके पास 2-2 3-3 4-4 कोटेशंस वो आप महफूज कर लें, लिख लें।
तो उनको यूज करते हुए आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो पूछ सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ सकता है, जुडिशियल रिफॉर्म पूछ सकता है पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, तो इनके ऊपर वो आपसे ऐसे पूछ सकता है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में डिस्प्यूट्स जो मुल्कों के चल रहे हैं उनके ऊपर पूछ सकता है, कोल्ड वार्स पूछ सकता है, वगैरह वगैरह, ये पूछ सकता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से। ये पांच थीम्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इन पांच थीम्स में से अगर आप अपनी तरफ से अपने बिहाफ पे एक एक मल्टी ऐसे लिख लें, एक एक मल्टी नोट्स बना लें एक थीम के ऊपर, वही मल्टी नोट्स आप किसी भी वो टॉपिक से, वो किसी भी ऐसे का टॉपिक, कोई भी टॉपिक दे दे, तो उसमें आप वो नोट्स को, उन नॉलेज को, उस मटेरियल को यूज करते हुए आप एक ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे आपने लिखना खुद है, ठीक है। जैसा कि वो नोट्स जो होते हैं ये इन थीम्स के ऊपर, जब आपके पास रफ नोट्स या रफ मटेरियल ज़हन में होगा, नॉलेज होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपने कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताना है कि आपने ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो मटेरियल तो खुद आपने कलेक्ट करना है ना, वही आपको याद रहेगा, उसी का आपको फायदा होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल आपके पास होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है। ऐसे आपने कैसे लिखना है, तो मैं आपको एक मिसाल के साथ समझा देता हूं कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे है, ठीक है। इसको हम कोशिश करते हैं। पहली हेडिंग आपने मतलब देनी है आउटलाइन की, आउटलाइन के साथ आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देना होती है। इंट्रोडक्शन के नीचे आप जो लिखते हैं वो लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट आपके पूरे पूरे एस्से की एक आप कह सकते हैं कि एक लाइन में आपने पूरे एस्से को बयान करना होता है कि इस पूरे एस्से में मैंने ये चीजें डिस्कस करनी है। मसलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेनी ब्लेसिंग्स एंड सम शॉर्टकमिंग्स एज वेल। यानी कि इस ऐसे का इस जो थीसिस स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि इस ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्लेसिंग्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ साथ इसकी शॉर्टकमिंग्स यानी कि कॉन्स को, प्रोज और कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया जाएगा। ये होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पूरे ऐसे को बयान करती है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ब्लेसिंग्स मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेनी ब्लेसिंग्स। अगर मैं इतनी थीसिस स्टेटमेंट बना दूं तो ये गलत है, ठीक है। तो फिर अगर मैंने ये बना दिया तो फिर मैं आगे इसकी शॉर्ट कमिंग्स या इसके कॉन्स डिस्कस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी थीसिस स्टेटमेंट में सिर्फ ब्लेसिंग का जिक्र है। मेरी थीसिस स्टेटमेंट में उन तमाम चीजों का जिक्र होना चाहिए जो मैंने ऐसे में डिस्कस करनी है। उन तमाम मेन हेडिंग्स का, मसलन मेरी मेन हेडिंग्स जो है इसमें दो ही हैं कि प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट में आ गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेनी ब्लेसिंग्स। चलो मैंने वर्ड्स चेंज कर दिया, लेकिन मेरे मतलब तो यही है ना कि प्रोज, ठीक है, एंड सम शॉर्टकमिंग्स यानी कॉन्स एज वेल। यानी कि मैंने इस ऐसे में प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद आपने डायरेक्ट दूसरे नंबर पे जो आपने हेडिंग देनी होती है वो डायरेक्ट आपने टॉपिक को हिट करना होता है कि प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोज क्या है जी? एआई रिवॉल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रही है, ठीक है। इसमें आप मिसाल दे सकते हैं कि वाटसन ऑन ऑन्कोलॉजी, बहुत सारी इसकी एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। वाटसन ऑन ऑन्कोलॉजी एआई टूल है जो सबका जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड को इकट्ठा करता है। उनको रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के बाद उनको जो इलाज दिया गया था, उस इलाज का क्या क्या रिजल्ट निकला था, वो सारा डाटा सामने रखता है, एक डॉक्टर के सामने, एक फिजिशियन के सामने। वो उसको देख के जो हाजिर मौका पर मौजूद मरीज होता है उसका अच्छा इलाज करने और उसका अच्छा इलाज तजवीज करने में वो हेल्प आउट करता है कि ये इलाज में मतलब इस किस्म के मरीजों को पहले दिया जा चुका है तो उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, या मतलब खास फायदा हुआ है या नहीं हुआ, वो सारा रिकॉर्ड पिछले पेशेंट्स का वो विद इन सेकेंड्स वो उस डॉक्टर के सामने उठा के रख देता है। तो वो डॉक्टर फिर जो है ना वो बड़ी एहतियात के साथ, केयर के साथ उस मरीज को इलाज देता है जो कि एफिशिएंट और इफेक्टिव इलाज होता है, ठीक है। यानी जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हैं किसी कुछ मरीजों के ऊपर, उन सब का रिकॉर्ड वो सामने रख देता है। इससे क्या होता है, इससे कैंसर का इलाज करने में हेल्प आउट होता है, एक हेल्प हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये जो टूल है ये हेल्प आउट करता है किसी डॉक्टर को कि वो एक अच्छे अंदाज से सबका मरीजों का रिकॉर्ड देखते हुए वो एक जो जो उसके सामने करंट जो मौजूदा जो मरीज बैठा है उसका इलाज तजवीज कर सके अच्छे तरीके से। तो वाटसन ऑन ऑन्कोलॉजी ये केस एंड पॉइंट आपका हो सकता है। तो आप इसको, इसका पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगे, इसका पैराग्राफ नीचे मैंने लिखा है वो मैं आपको
बताऊंगा कि आपने एक बॉडी पैराग्राफ ऐसे लिखना। अच्छा, इसमें ये फिर 3 चीजें हैं। एक इंट्रो पैराग्राफ होता है, दूसरे नंबर पे बॉडी पैराग्राफ, तीसरे नंबर पे कंक्लूजन पैराग्राफ। तो इंट्रो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है और कंक्लूजन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं। मसलन एआई इज ऑगमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी, ये आपका बॉडी पैराग्राफ है। मिसाल दे सकते हैं आप इसमें, अमेज़न रोबोटिक्स फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग के लिए वो अमेज़न जो कंपनी है वो रोबोट्स यूज करती है, वो उसको पैकिंग, शिपिंग एंड उसमें फुलफिलमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जल्द अज जल्द उनको पैक करते हैं, फिर उनको आगे सेंड भी कर देते हैं। तो ये रोबोट सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, एआई काम कर रही है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो ये जो आप अफ्रीका है, अफ्रीका में आप स्मार्ट पार्क्स के एग्जांपल दे सकते हैं कि वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इट इज प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसमें आप टेस्ला ऑटो पायलट्स की एग्जांपल दे सकते हैं। ऑटो पायलट्स यानी उसमें उसमें वो कोई पैलेट वगैरह बैठाने की जरूरत नहीं होती, तो वो खुद ब खुद वो ड्राइव करते हैं, ठीक है, एआई के जरिए। और उसका जो ड्राइविंग है उसमें एरर के या एक्सीडेंट्स के मिनिमम चांस होते हैं, ठीक है। ऑटो टेस्ला ऑटो पायलट्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेंथिंग डिफेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपका मिलिट्री ड्रोन्स फॉर सर्विलेंस की आप मिसाल दे सकते हैं कि मिलिट्री ड्रोन्स सर्विलेंस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद मायराकल्स ऑफ एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन में बहुत सारे इसकी एआई की जो है ना वो आप कह सकते हैं कि करिश्मे हैं। वो कैसे हैं? मसलन खान एकेडमी है, चैट जीपीटी है, वगैरह वगैरह। आप इसकी बहुत सारी मिसालें जो है ना वो इसमें केस एंड पॉइंट इसमें कोट कर सकते हैं। एआई रोल इन स्पेस मॉनिटरिंग, मार्स रोवर्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन, तो ये सी एंड स्प्रे की आप मिसाल दे सकते हैं कि एक नई जो एआई है उसका एक टूल निकाला गया, सी एंड स्प्रे। सी जिसका मतलब होता है देखना, एंड स्प्रे मतलब स्प्रे करना। वो जो ए सी एंड स्प्रे जो मशीन है वो क्या करती है, वो देखती है कि फसल में कहाँ पे जो है जड़ी बूटियां मौजूद हैं, तो वहां पे वो स्प्रे कर देती है। जहाँ पे जड़ी बूटियां नहीं होती वहां पे वो स्प्रे नहीं करती। सी एंड स्प्रे के नाम से वो जानी जाती है। तो यानी कि एग्रीकल्चर में इस तरह एक सीड के जरिए से कई सीड्स पैदा किए जाते हैं, प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेहतर हो रही हैं, वगैरह वगैरह। ये आप इसमें एग्जाम्पलिफिकेशन कोट कर सकते हैं। उसके बाद कौन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूजर प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी रिस्क थ्रू एआई, एआई डिस्प्लेसिंग जॉब्स इन वेरियस सेक्टर्स, एआई असिस्टेड वेपन्स आर थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, मोर रिलायंस ऑन एआई लीडिंग टू स्किल डिटेरियोरेशन, ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स एंड ड्रोन अटैक्स, वगैरह वगैरह। इनमें भी आप केस एंड पॉइंट्स रिसर्च करके लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आखिरी हेडिंग होती है कंक्लूजन की, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। ये जो ए बी सी में दिए गए हैं ये सारे बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एक होता है, ठीक है। लेकिन इंट्रो का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ और इन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रो पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होता है? ऐसे आप इस तरह ऐसे लिखेंगे, उसके आगे कॉलन डालें, उसके नीचे आप शुरू कर दें, ठीक है। आपने इंट्रो पैराग्राफ शुरू करना होता है अटेंशन ग्रैबर से। अटेंशन ग्रैबर होती है कोई भी कोटेशन से, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट से, वगैरह वगैरह से आपने अटेंशन ग्रैबर से टॉपिक शुरू करना होता है। और फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने बारी बारी जो आपकी ये जो बॉडी पैराग्राफ्स है ना, ठीक है, ए बी सी डी ई, ये जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स है ना, सब हेडिंग्स, ये सब हेडिंग्स आप देख रहे हैं, इन सब हेडिंग्स को आपने बारी बारी डिस्कस करना होता है। मिसाल के तौर पर आपने अटेंशन ग्रैबर के तौर पर लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई कोटेशन लिखी है, उसके बाद आपने लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेनी ब्लेसिंग्स एंड सम शॉर्टकमिंग एज वेल आल्सो, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखा कि इन प्रो इफ प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर artificial intelligence is performing well in different sectors like it is revolutionizing healthcare system, ठीक है। इसमें आपने बारी बारी आपने डिस्कस करते चले जाना है। ये जो आपकी बॉडी, ये आपकी जो सब हेडिंग्स हैं, इनको आपने बारी बारी एक एक दो दो जुमलों में आपने डिस्कस करते चले जाना है, फिर आपने इनको डिस्कस करते चले जाना है। तो ये आपका बन जाएगा इंट्रो पैराग्राफ। एक बात समझ लें, जो आपका इंट्रो पैराग्राफ होता है वो आपके ऐसे की समरी होती है, ठीक है। उस इंट्रो पैराग्राफ में आपने ये सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं जो आपने ये सब हेडिंग में लिखा होता है ना, इनको आपने डिस्कस करना होता है डियर स्टूडेंट्स। इनको बारी बारी आपने डिस्कस करना है, तो आपका इंट्रो पैराग्राफ बन जाएगा।
उसके बाद जब आप इंट्रो पैराग्राफ लिख बैठेंगे, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन को छोड़ने के बाद आपने जो है वो नीचे शुरू करनी है प्रोज। आप लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज मेनी प्रोज विच मे बी डिस्कस्ड एज फॉलो। ठीक है, तो फिर आपने शुरू करना है कि फर्स्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवोल्यूशनाइजिंग द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये है बॉडी पैराग्राफ। ये स्ट्रक्चर क्या है? बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिवोल्यूशनाइजिंग द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। वही बात जो आपने सब हेडिंग में लिखी है ऊपर, आपने एग्जैक्ट इसी को एक दफा सेंटेंस में लिख दिया, हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, आपने इसको लिख दिया फर्स्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवोल्यूशनाइजिंग द हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ केयर सिस्टम टू डिस्कवर डिजीजेस, देयर ट्रीटमेंट एंड टू एक्सप्लोर मॉडर्न वे ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, बात को आपने थोड़ा बढ़ा दिया, उसको आपने आगे उसको एडिशन कर दी। फिर आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द हेल्थ केयर सिस्टम इन वेरियस वेज। For example, Watson for oncology is a modern way to detect cancer and it provides an efficient treatment by showing the record and treatment of previous patients. Hence, artificial intelligence is revolutionizing healthcare system in the world. ठीक है, ये होता है सिंपल स्ट्रक्चर बॉडी पैराग्राफ का कि पहले सेंटेंस में आपने वो टाइटल सेंटेंस होता है आपका, जिसमें आपने वो जो आपकी सब हेडिंग होती है आपने उसी को बयान करना होता है जुमले में। फिर आपने उसको थोड़ा एक दो जुमलों में मजीद थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, फिर आपने उसकी एग्जांपल देना होती है और फिर आपने उसको कंक्लूड कर देना होता है। ये होता है बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर। उसके बाद इस तरह मतलब सेकंडली थर्डली आप लिखते चले जाएं प्रोज जो होंगे। फिर कॉन्स जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप कॉन्स को भी इसी तरह लिखते चले जाएंगे कि फर्स्टली सेकंडली थर्डली वगैरह वगैरह उनका पैराग्राफ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और आपने ईच जो बॉडी पैराग्राफ है उस जब वो खत्म होगा उसके नीचे आपने एक लाइन छोड़नी है। जो आपने नया पैराग्राफ शुरू करना है वो आपने लेफ्ट साइड से 1-2 इंच का स्पेस छोड़ के आप शुरू करें ताकि उसको पता चले कि ये नया बॉडी पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ इस तरह लिखते चले आए। उसके बाद आता है कंक्लूसिवली। ये आपका आखिरी पैराग्राफ होता है जिसमें आपने कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूसिवली लिखकर या इन कंक्लूजन लिखकर तो आपने उसके आगे कॉमा डालना होता है। फिर आपने बातें सारी वही करनी है जो आपने इंट्रो पैराग्राफ में की थी, जो आपका एसे है, लेकिन आपने उसको जस्ट कंक्लूडिंग वे में आपने उनको डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि वो कहा जाता है कि जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इंट्रो पैराग्राफ का क्या होता है? मिरर इमेज होता है। ठीक है, यानी कि बातें वही होती हैं लेकिन आपने उनको थोड़ा फेर कर और कुछ थोड़ा चेंज करके आपने उनको बयान करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है एसे, इंग्लिश एसे। इसमें कोई बड़ी टेक्निक नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मजीद कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई बैक करेंगे। और मजीद उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे जो डिटेल्ड वीडियोस हैं। ठीक है, इंग्लिश ऐसे लिखते कैसे हैं और एक पूरा इंग्लिश ऐसे लिखकर हमने दिखाया आपको, उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।